तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों के पास में डिलीटेड सिलेबस आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन और रिवाइज सिलेबस सबके पास होगा। मैं भी आपको चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा जहां जो टॉपिक आपका हट गया है वो। तो चलिए हम लोग हमारा अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग डील करते हैं ऐसे फिनोमेनन से जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी सॉलिड या किसी लिक्विड की सरफेस पर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with deals with phenomenon phenomenon that occur at the surface of solids that occur at the surface of surface of solids or liquids is called surface chemistry is called surface chemistry सरफेस केमिस्ट्री। आप लोग एक डायग्राम जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस डायग्राम में हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हम लोगों ने एक लिक्विड को भर दिया और लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पर मार्क किया है। एक वो मॉलिक्यूल जो कि अंदर है लिक्विड के चारों तरफ से, जिसे लिक्विड के पार्टिकल्स ही सराउंड कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है जो कि सरफेस पर है लिक्विड के, जिसमें चारों तरफ से उसे एक जैसे पार्टिकल्स जो है वो सराउंड नहीं कर रहे हैं। तो बल्क में जो पार्टिकल है, अंदर जो पार्टिकल है, वहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होंगे वो सेम होंगे हर डायरेक्शन में, कंडीशन एक जैसी होंगी। पर जबकि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसमें जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होंगे। तो सरफेस पर कंडीशंस कुछ अलग होंगी, जिनकी वजह से कुछ सरफेस फिनोमेनन्स जो हैं हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एक डायग्राम बना दीजिए। एक बल्क मॉलिक्यूल लिया है और एक सरफेस मॉलिक्यूल लिया है। सरफेस पर और बल्क में दोनों जगह कंडीशंस जो हैं अलग अलग हैं, जिसकी वजह से कुछ फिनोमेनन्स जो हैं जन्म लेते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा। There is no resultant force of attraction. There is no resultant force of attraction. Force of attraction
on the molecules. There is no resultant force of attraction on the molecules present in the bulk, present in the bulk, but the molecules present on the surface, molecules present on the surface experience attraction, experience attraction towards the bulk, towards the bulk, full stop. It is due to unbalanced conditions. It is due to unbalanced conditions on surface, on surface. एक लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग बनाइएगा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर पाया जाए, तब हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे कि किशमिश लीजिए, पानी में डालिए, पानी में डाल करके उसे वापस बाहर निकाल लीजिए, आप देखेंगे पानी की बूंदें सिर्फ किशमिश की सरफेस पर ही रहेंगी, अंदर बल्क में नहीं जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। पर अगर किशमिश को आप पूरी रात पानी में भिगो के रखें, तो आप देखेंगे सवेरे तक किशमिश जो है वो फूल जाएगी, क्योंकि पानी बाहर से अंदर तक एंटर कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जब सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बल्क में ज्यादा हो तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और जब सरफेस पर ज्यादा हो तब वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। हेडिंग बनाइए एडजॉर्प्शन, और फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। When a solid is in contact with, when a solid is in contact with, is in contact with a liquid or gas, a liquid or gas, liquid or gas, then the liquid or gas is accumulated, then the liquid or gas is accumulated, is accumulated on the surface of the solid, on the surface of the solid, full stop. This is called adsorption, this is called adsorption, adsorption। इस एडजॉर्प्शन में कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस हम लोग को जाननी है, लिखनी है कि देखो, जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन होगा उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। तो पहली डेफिनेशन हम लोग को जो लिखनी है वो है एडजॉर्बेंट, ADSORBENT, एडजॉर्बेंट। देखिएगा, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज on the surface of which, molecular species on the surface of which adsorption takes place, adsorption takes place, takes place, is called adsorbent, is called adsorbent। दूसरी डेफिनेशन है एडजॉर्बेट,
BATE, adsorbate. The species which accumulates at the surface. The species which accumulates at the surface of adsorbent. At the surface of adsorbent is called adsorbate. Adsorbate. जैसे आप बोर्ड पर सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे एडजॉर्प्शन में मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम है सिलिका जेल का और उस सिलिका जेल के ऊपर वाटर वेपर H2O आप देख रहे हैं सिर्फ सरफेस पर जाकर के चिपक गया है। तो यहाँ सिलिका जेल तो है एडजॉर्बेंट और जो वाटर वेपर है वो है एडजॉर्बेट। एग्जाम्पल बना लो। सिलिका जेल तो एडजॉर्बेंट है और वाटर वेपर जो है वो यहाँ एडजॉर्बेट है। हाँ जी। अगली डेफिनेशन है आपकी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। when the concentration of adsorbate when the concentration of adsorbate is more on the surface when the concentration of adsorbate is more on the surface as compared to the bulk as compared to the bulk then it is called positive adsorption। अगर सरफेस पर ज्यादा हो बल्क के मुकाबले तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और अगर सरफेस पर कम हो जाए बल्क के मुकाबले तो अगली डेफिनेशन जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बस आपको सेम डेफिनेशन मोर की जगह आपको लेस लिखना है, बाकी सेम डेफिनेशन है, लिख लीजिए। मोर की जगह बस आपको लेस लिखना है पिछले डेफिनेशन में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास में डीजॉर्प्शन। DESORPTION डीजॉर्प्शन। जब एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से हम लोग अलग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the process of separating adsorbate from adsorbate from adsorbent is called desorption। desorption desorption। अगली डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन। जब कोई सब्सटेंस यूनिफॉर्मली बल्क में हर जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैल जाए, तब हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लिखो, व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली when a substance is uniformly distributed throughout the bulk throughout the bulk, then it is called absorption. Then it is called absorption. Then it is called absorption. आपको बच्चों अब एक टेबल बनानी है जिसमें हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस लिखेंगे। 4-5 डिफरेंसेस लिखेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग बनाइएगा। एक तरफ एडजॉर्प्शन और दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट लिखिएगा एडजॉर्प्शन के लिए, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। एडजॉर्प्शन में इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, और एब्जॉर्प्शन में लिख दीजिएगा इट इज अ बल्क फेनोमेनन। एडजॉर्प्शन में लिखो अगला पॉइंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ adsorbate concentration of adsorbate is different on the surface as compared to bulk. The concentration of adsorbate is different on the surface as compared to bulk. As compared to bulk. और absorption लिख दीजिएगा, the concentration of absorbed substance, the concentration of absorbed substance is same throughout the mass, is same throughout the mass. तो एडजॉर्प्शन में तो एडजॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पर सेम नहीं होगी, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पर सेम रहेगी। नेक्स्ट अगला डिफरेंस लिखो एडजॉर्प्शन में, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, द रेट ऑफ adsorption is fast in the beginning, is fast in the beginning and decreases till the equilibrium is reached, and decreases till the equilibrium is reached। तो पहले तो जो स्पीड है वो ज्यादा होती है और फिर धीमे धीमे घटने लगती है जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पर ये इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, ना बढ़ती ना घटती है। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो रेट है शुरू से लेके एंड तक सेम रहती है। लिख दो एब्जॉर्प्शन में, द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस at uniform rate,
The whole process takes place at uniform rate. At uniform rate. नेक्स्ट पॉइंट में आप डालो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन में डालो. एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल. एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल. दूसरा एग्जाम्पल डालो एडजॉर्प्शन में. एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. आपने कोलगेट के एड में भी देखा होगा, चारकोल जो है वो गंदगी को अपनी सरफेस पर चिपका लेता है, मतलब एडजॉर्प्शन कर लेता है. एब्जॉर्प्शन में लिखिएगा पहला एग्जांपल. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. CaCl2 by anhydrous कैल्शियम क्लोराइड. दूसरा absorption of ammonia and CO2 by water. Absorption of ammonia and CO2 by water. By water. और बोर्ड पे जो दो डायग्राम कंपैरिजन में डाले हुए हैं वो आप बना दीजिए. एक सिलिका जेल और CaCl2 वाला. सिलिका जेल वाला तो आप लोग बनाइएगा एडजॉर्प्शन में, और CaCl2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाला बनाइएगा एब्जॉर्प्शन में. और ये हो जाने के बाद में टेबल जो है उसे आप लोग क्लोज कर दीजिए. टेबल को क्लोज करने के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वो है सॉर्प्शन. SORPTION. SORPTION. अगर एक समय पर एक साथ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होने लगे तब इसे हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन. देखिएगा, इफ adsorption and absorption, if adsorption and absorption occur simultaneously in the same process, then it is called sorption. Then it is called sorption. हाँ जी. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन.
देखो, एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं। किस बेसिस पर? कि आखिर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है। अगर कोई स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स नहीं है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और जहां कोई स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, वहां कौन सा कॉमन फोर्स पाया जाता है? कमेंट करके बताओ। जहां कोई स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, वहां कौन सा कॉमन फोर्स पाया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में? क्या हुआ बच्चों? अरे ऐसा कौन सा फोर्स है जो हर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ग्रेविटेशन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, बाकी हाँ, अभिषेक सैनी ने जवाब दिया है वेंडर वॉल फोर्स। तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस हैं सिर्फ, तब तो वो कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर किसी तरीके की कोई केमिकल बॉन्ड बन गई, केमिकल बॉन्ड का मतलब हो सकता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, या कोवलेंट बॉन्ड, तो इस केस में जो एड्सॉर्प्शन होता है उसे बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, दो तरीके के एड्सॉर्प्शन करने जा रहे हैं, पर इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में करेंगे, जिसमें तीन कॉलम आपको बनाने हैं। पहला प्रॉपर्टी का, दूसरा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और तीसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। प्रॉपर्टी वाला कॉलम आप लोग छोटा बनाइएगा, और बाकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन वाला कॉलम जो है वो बड़ा बनाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, नेचर। नेचर, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। और केमिकल एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा strong chemical bond is formed. Strong chemical bond is formed between adsorbate and adsorbent. Strong chemical bond is formed between adsorbate and adsorbent.
प्रॉपर्टी सेकंड, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है टू बीइंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर टाइप के एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में लगने वाला। पर जैसा हमें पता है कि भाई वंडरवल फोर्सेस तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, तो ये स्पेसिफिक हुए या नॉन स्पेसिफिक हुए? फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक हुआ? नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिसिटी में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में लिख दीजिएगा आप नॉन स्पेसिफिक, और जो दूसरा है उसमें लिख दीजिएगा स्पेसिफिक। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी कि भाई एक बार अगर एडजॉर्प्शन हो गया तो डीजॉर्प्शन वापस हो जाए, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा था। केमिकल बॉन्ड एक बार बन गई तो अब उन्हें तोड़ना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब सिस्टम के खुद के नेचर में नहीं है रिवर्स होना। तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी में हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन में लिख सकते हैं रिवर्सिबल, और केमिकल एडजॉर्प्शन में इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, अगला जो है हमारे पास में प्रॉपर्टी वो है आपका थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक लेयर जब बन गई एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट के ऊपर, एडजॉर्बेंट को कवर कर लिया, अब दूसरी लेयर जो है उसमें इंटरेक्शन होगा दो एडजॉर्बेट के बीच में। अब क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस फिजिकल एडजॉर्प्शन में लगते हैं तो ये तो हर किसी के बीच में लगेंगे, एडजॉर्बेट के बीच में भी लगेंगे और एडजॉर्बेंट के, या दो एडजॉर्बेट के बीच में भी लगेंगे। तो एक बार एक लेयर बन गई तो दूसरी लेयर भी बड़ी आसानी से बन जाएगी, क्योंकि उन दो लेयर्स के बीच में भी तो वंडरवॉल फोर्सेस ही है, ऐसी तीसरी लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो लेयर बनेगी एडजॉर्बेट की वो होगी मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारी लेयर्स बनेगी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की। और जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें एडजॉर्बेट आकर के केमिकली रिएक्ट करेगा एडजॉर्बेंट के साथ, और केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जुड़ जाएंगे। अब जब इसके बाद दूसरा एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल आएगा तो एडजॉर्बेंट तो उसको मिलेगा ही नहीं फ्री, तो वो उसके साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इस हिसाब से सिर्फ एक ही लेयर ऊपर जम पाएगी। तो इस वजह से फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम लोगों को लिखना है मल्टी मॉलिक्यूलर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमें लिखना है मल्टी मॉलिक्यूलर, और केमिकल में हमें लिखना है यूनिमॉलिक्यूलर। अगली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखा गया है प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, पर इस तरीके का डायरेक्ट इफेक्ट केमिकल एडजॉर्प्शन में नहीं देखा जाता। तो आप लोग लिख दीजिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में फिजिकल एडजॉर्प्शन लिखिएगा
adsorption is increases adsorption is increases uh, with increase in adsorption is increases with increase in pressure, increase in pressure। और केमिकल एडसॉर्प्शन में लिख दीजिएगा देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट, अगला डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देखा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं वो टूट जाते हैं। अब भाई वेंडरवॉल फोर्सेस ही तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को जोड़े रखे हुए थे, पर टेम्परेचर बढ़ाने से वो वेंडरवॉल फोर्सेस टूट जाएंगे तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई केमिकल बॉन्ड बनती है केमिकल काइनेटिक्स में तो उसे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मिल जाती है ना। हमने देखा था कि भाई टेम्परेचर को अगर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी डबल या 3 टाइम्स हो जाया करती थी। तो यहाँ केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और केमिकल एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा it increases ब्रैकेट में लिखिएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट ब्रैकेट क्लोज with increase in temperature, with increase in temperature। नेक्स्ट, अगला जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है वो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ये वो एनर्जी है जो या तो एड्सॉर्प्शन के दौरान रिलीज हो रही हो या डीजॉर्प्शन करने के लिए चाहिए हो। क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होती है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है उसके अंदर एंथैल्पी हाई देखी जाती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू 20 से लेकर के 40 किलोजूल पर मोल तक देखी गई है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये वैल्यू 80 से लेकर के 240 किलोजूल पर मोल देखी गई है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा वैल्यू 20 से 40 किलोजूल पर मोल।
और केमिकल एड्सॉर्प्शन लिखिएगा 80 से 240 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। हाँ जी, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी हम लोग कुछ दो चार छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं एड्सॉर्प्शन के, जो कि डेली लाइफ में देखे जाते हैं। हाँ जी, पहला गैस मास्क। गैस मास्क कंटेन गैस मास्क कंटेन पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल। पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल activated charcoal which adsorb the gases। तो माइंस वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि माइंस में पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, उससे वर्कर्स की जान जा सकती है। पर अगर वर्कर ने गैस मास्क पहना है तो उस गैस मास्क के अंदर चारकोल जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। और चारकोल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी सरफेस पर सारी पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है, चिपका लेता है, रोक लेता है। तो डेली लाइफ में पहला एग्जांपल आपने देखा एड्सॉर्प्शन का। दूसरा एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन is passed through is passed through layers of animal charcoal। layers of animal charcoal animal charcoal to make it colorless। to make it colorless, full stop। Animal charcoal absorbs the color। Animal charcoal absorbs the color। तो शुगर शुगर सॉल्यूशन जो है वो लगभग ब्राउन कलर का होता है इम्प्योरिटीज की वजह से। तो उसे कलरलेस बनाने के लिए उस शुगर सॉल्यूशन को हम लोग जो है पास करते हैं एनिमल चारकोल की लेयर से। ये एनिमल चारकोल उस शुगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को एड्सॉर्ब कर लेता है, अपनी सरफेस पर चिपका लेता है, और बड़ी आराम से शुगर सॉल्यूशन पास हो जाता है। और जो शुगर सॉल्यूशन जो मिलता है, अब वो आपको व्हाइट कलर का मिलता है, जिसका क्रिस्टलाइजेशन करके आपको नॉर्मल जो सफेद रंग की चीनी है वो आप लोगों को जो है मिल जाती है। अगला लिखिएगा सिलिका जेल is used to adsorb moisture। Silica gel is used to adsorb moisture in air conditioners। in air conditioners। तो बाहर कितनी ही धूप हो, गर्मी हो, पर एयर कंडीशनर में हमें गर्मी का एहसास या ह्यूमिडिटी, उमस का एहसास नहीं होता, क्योंकि एयर कंडीशनर में पाया जाता है सिलिका जेल। और ये जो सिलिका जेल है ये मॉइस्चर का, वाटर वेपर का
बहुत अच्छे से एड्जॉर्प्शन करता है। तो आपने भी ये चीज फील की होगी कि उमस बाहर कितने भी हो, एसी में उमस महसूस नहीं होती हम लोगों को। या इवन जब एसी में हम लोग ज्यादा देर बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे, तो हमारी स्किन जो है वो एकदम ड्राई फील होने लग जाती है। वो इसीलिए क्योंकि आप काफी लंबे समय से एयर कंडीशनर में बैठे हैं, और उस एयर कंडीशनर में जो है इस्तेमाल होता है सिलिका जेल का, जो कि मॉइस्चर या वाटर वेपर को अपनी सरफेस पर क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। इवन आपकी स्किन से भी मॉइस्चर को निकाल देता है। इस वजह से स्किन जो है वो बहुत खिंची खिंची फील होने लग जाती है जब हम लोग काफी लंबे समय तक एयर कंडीशनर में बैठे हों। एक और एग्जांपल डालो। एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल can also make can also make the organic dye DYE, the organic dye colorless। तो डाई का कोई ना कोई कलर होता है, पर एनिमल चारकोल अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो भी डाई के कलर्ड पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, और इस एड्सॉर्प्शन के बाद जो डाई जिसका कोई कलर था, अब वो एकदम कलरलेस हो जाएगी। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स डाले एड्सॉर्प्शन के, जो कि डेली बेसिस पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोगों को करनी है अभी, वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। मतलब गैस तो यहाँ पर एड्सॉर्बेट होगा, और सॉलिड जो है वो एड्सॉर्बेंट होगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। इसमें हमें करने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। फैक्टर्स affecting adsorption of gases on solids। पहला जो फैक्टर है बच्चों, वो है आपका नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, जो गैस मतलब एड्सॉर्बेट का नेचर क्या है। यहाँ नेचर से मतलब समझिए, हमने 11th क्लास में एक टेम्परेचर पढ़ा था जिसका नाम था क्रिटिकल टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकती है। एड्सॉर्प्शन के दौरान गैसेस के पार्टिकल्स एक पॉइंट पर, एक एरिया में आकर के इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान सीधी सी बात है, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत पास पास आकर के इकट्ठा होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल जब बहुत पास आ जाते हैं तब वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है। एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी। गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि गैस बी ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो सकती है। 31 पे नहीं हो सकती, 40 पर नहीं हो सकती, 50 पर नहीं हो सकती है। पर गैस ए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 30 पे भी लिक्विफाई हो जाएगी, 35 पे भी हो जाएगी, 40 पे भी हो जाएगी, 45 पे भी हो जाएगी, और 50 पर भी हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पर भी आराम से लिक्विफाई हो रही है गैस ए। इसका मतलब गैस ए की टेंडेंसी लिक्विड में कन्वर्ट होने की ज्यादा है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब है एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एड्सॉर्प्शन। तो पहले तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखो। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच
द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच a gas can liquefy a gas can liquefy a gas can liquefy is called critical temperature of that gas. Critical temperature of that gas. फिर आप लोग लिख दीजिएगा, critical temperature of gas is directly proportional to adsorption. Critical temperature of gas is directly proportional to is directly proportional to adsorption. Adsorption. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो तीन गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एडजॉर्प्शन का करेक्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो एक्चुअल में आप बस उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। अगर एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है तो क्या लगता है, एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के एडजॉर्प्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट is directly proportional to adsorption. Surface area of adsorbent is directly proportional to adsorption. Directly proportional to adsorption. तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन करवाता हूं या मैं मान लो एडजॉर्प्शन ही करवाना चाहता हूं, तो एडजॉर्बेंट को मैं सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में लूं या पाउडर्ड फॉर्म में लूं? बताइए। अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो तो सॉलिड एडजॉर्बेंट को एक क्रिस्टल के फॉर्म में लेना सही होगा या पाउडर फॉर्म में लेना सही होगा? जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो, बताओ सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो या पाउडर? ठीक है, तो पाउडर। तो इस वजह से हम लोग एडजॉर्बेंट को अगर पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव एडजॉर्प्शन जो है हमें दिखाता है। इसके आगे बच्चों हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार रखिएगा और इस चैप्टर की भी आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।